हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नीट 2026 के केमिस्ट्री के पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे वो किस तरह का क्वेश्चन था और उसके सॉल्यूशन को भी समझेंगे। पेपर जिस तरह का आया था उसमें केमिस्ट्री में थोड़ा सा ही ट्विस्ट किया था। जनरली जब मैं पहली बार थोड़ा सुन रहा था तो बच्चे कुछ कह रहे थे कुछ क्वेश्चंस में उलझा है, लेकिन जनरली पेपर ठीक है ना। जनरली ठीक है, पढ़ने वालों के लिए पेपर ठीक था, वो कर सकते थे पेपर को। ऐसा नहीं था कि बहुत सारे क्वेश्चंस में दिक्कत आए, कुछ क्वेश्चंस थे जहां दिक्कत आ सकती है, वरना बच्चे आराम से कैलकुलेशन वाला पार्ट भी, न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी ठीक था, बच्चे कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल में उलझाया हो। तो ओवरऑल केमिस्ट्री के पोर्शन में सब कुछ ओके ओके था। अब फिजिक्स का जो पोर्शन है और केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो डिसाइड करेगा कि आपकी कट ऑफ क्या होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का कंप्लीट एनालिसिस विद आंसर। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस बोलता जाऊंगा, आप लोग अपना जो शीट है, जैसे ये मेरे पास जो शीट है, ठीक है, इस शीट में आप देखिएगा कि पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन है मेरे जो इस शीट के अंदर है वो 46 से केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, मैं आंसर को ज्यादा लेके चलूंगा, क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने बोलता जाऊंगा। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का 46 में, उसी को हम डील करते हैं। ये क्वेश्चन का पर्टिकुलरली आंसर है, सब आंसर मैंने सेट कर लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि हम लोगों को मैच कराना था और यहां पर रिएक्शन दी गई थी। पर्टिकुलरली किसकी रिएक्शन दी गई थी हमारे सामने? एक तो दिया गया था कौन, एक कंपाउंड दिया गया था बेंजीन कंपाउंड, और इसकी रिएक्शन जो पर्टिकुलरली ये था CH CH3 और CH3, ये हमको दिया गया था। और इसके साथ रिएक्शन से एल्कोहल बन रहा था, ठीक है। और इसको हमें मैच कराना था कि ये किससे मैच करेगा। सेकंड जो था फिनोल बन रहा था, क्यूमीन से फिनोल का रिएक्शन थी, है ना। कन्वर्जन कौन सा था? क्यूमीन से फिनोल का था। और इसमें हमको जो पूरी लिस्ट दी गई थी कि भाई इसमें किससे मैच करेगा। दूसरा हमको दिया गया था सेकंड ऑप्शन में, और वो दिया गया था हम लोगों को कौन सा? एसिटिक एसिड दिया गया था CH3COOH, और इससे बन रहा था कौन? एथिल अल्कोहल बन रहा था, CH3CH2OH बन रहा था, ठीक है। CH3CH2OH बन रहा था। थर्ड रिएक्शन में जो था हम लोगों के सामने क्या था? एथिल अल्कोहल प्रोपेनॉल दिया गया था, है ना। प्रोपेनॉल दिया गया था CH3CH2CH2OH, और ये रिएक्शन के बाद बना रहा था, ये 1 डिग्री अल्कोहल था, ये 2 डिग्री अल्कोहल बना रहा था। CH3CH CH3OH 2 डिग्री अल्कोहल बना रहा था, और लास्ट में बेंजीन से फिनोल बन रही थी। तो चार चार कन्वर्जन थे। तो क्यूमिन से बन रहा था फिनोल, एथेनोइक एसिड जो था उससे बन रहा था इथेनॉल, प्रोपेन 1 ओल से बन रहा था प्रोपेन 2 ओल, ठीक है ना। ये चार कन्वर्जन थे और हमको इस लिस्ट में मैनेज करना था कि कौन के साथ कौन मैनेज कर रहा है। तो देखिए, क्यूमिन टू फिनोल को मैनेज करने के लिए हमसे पूछा गया था कि यहाँ पर कौन सा जो होता है रिएजेंट्स काम आते हैं। तो इसके लिए काम आते हैं पर्टिकुलरली कौन? ऑक्सीजन H2 और H+, और ये था हमारे सेकंड ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में। तो ए के साथ सेकंड आ गया था, ठीक है। एथेनोइक एसिड को जो एथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं वहां कौन काम आता है? एथेनोइक एसिड को एथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं, CH3OH आता है और एसिडिक मीडियम बनता है। ध्यान रखिएगा, CH3OH आएगा और एसिडिक मीडियम बनेगा, ठीक है ना। और कैटलिस्ट कौन सा आएगा? हाइड्रोजन, जिससे क्या मिल जाएगा हमको? एसिडिक एसिड से एथेनॉल मिल जाएगा। तीसरी कन्वर्जन था प्रोपेन 1 ओल से प्रोपेन 2 1 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री अल्कोहल चेंज बनाना था हम लोगों को, यानी OH की पोजीशन चेंज करना था। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम टेम्परेचर लेंगे और इसके साथ H+H2O ले लेंगे, तो ये कन्वर्जन हो जाएगा। यानी ए के साथ था हम लोगों का सेकंड, बी के साथ था थर्ड, सी के साथ हम लोगों का फोर्थ मैच कर रहा था, और एक लास्ट ऑप्शन था जहां पर बेंजीन से हमको अल्कोहल बनाना था। अगर हम उसको देखें तो बेंजीन से अल्कोहल को बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है? बेंजीन से फिनोल या अल्कोहल को बनाने के लिए ओलियम होता है, ठीक है, साथ में सोडियम H। तो हमारा जो आंसर था इसका 4 था, और 4 ऑप्शन में हमको क्या दिया गया था? ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का हम लोगों को 4 था, और डी का 1। तो क्वेश्चन इस तरह से था। तो हम लोगों के सामने पर्टिकुलरली पहला क्वेश्चन हमारा कवर हो रहा है। अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या था हम लोगों का। दूसरे क्वेश्चन में एक रिएक्शन थी, उसको हम देखते हैं। हाँ, दूसरे क्वेश्चन में क्या था? कन्वर्जन रिएक्शन थी। कन्वर्जन रिएक्शन में हम लोगों को दिया गया था
पर्टिकुलरली पहली स्टेप थी C2H6 की, और C2H6 जो था क्लोरीन की प्रेजेंस में और यूवी लाइट से रिएक्शन कर रहा था, या क्लोरीन यूवी की प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा था। तो इसमें क्या बनता है, C2H5Cl, एक HCl निकल जाता है और C2H5Cl सिंपल रिएक्शन होती है। अगले स्टेप में था, ये तो एक्स कंपाउंड था, पूछा था कि भाई ये कौन है, ये एक्स है। अगले में एमिन के साथ रिएक्शन कराई थी, तो एमिन के साथ रिएक्शन कराने पर क्या हुआ था, C2H5NH2, यहां पर भी HCl निकल जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, एथिल एमिन मिल जाएगा। अगली स्टेप में क्या था, अगली स्टेप में इसके लिए जिसको बोला था भाई वाई है ये, ठीक है ना, ये वाई की जगह पर कौन आ गया, C2H5NH2 आ गया, यानी एथिलेमिन आ गया। एथिलेमिन के बाद अगली स्टेप में था सोडियम एजाइड Na2 सोडामाइड, और उसके साथ दिया गया था HCl, और सेकंड में इसके साथ H2O दिया गया था। तो ये काय में कन्वर्ट हो जाता है, C2H5N2Cl में कन्वर्ट हो जाता है, यहां से भी क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है। तो ये बन जाता है डाइएजोनियम क्लोराइड, एथिल डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl बन जाता है, जो H2O की प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में एक कंपाउंड बनाता है। वो कंपाउंड कौन होता है, C2H5OH होता है। और ये C2H5OH ही हमें ऑप्शन में दिया गया था कि इसमें जो कंपाउंड होगा लास्ट में बनने वाला वो Z है, और Z क्या होगा, तो वो कंपाउंड जो Z होगा, ये स्टेप सारी हैं। पहली स्टेप में यूवी लाइट के प्रेजेंस में क्या बन गया हम लोगों का, Cl बन गया। उसके सेकंड स्टेप में एमिनेशन हुआ तो क्या मिल गया हमको, C2H5NH2। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, जो डाइएजोनियम क्लोराइड है वो Na2 की प्रेजेंस में क्या बन जाता है, C2H5N2Cl बना देता है, और लास्ट में हाइड्रोलाइसिस होता है जिससे N2Cl क्या बना देता है, ये N2Cl पर्टिकुलरली लास्ट स्टेप में क्या बना देता है, N2Cl C2H5OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो Z क्या था इसमें, C2H5OH, और अपना करेक्ट आंसर क्या था, C2H5OH। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में न्यूमेरिकल था, जहां हमको एक कंपाउंड दिया गया था, और ये हम लोगों के कहां से था, केमिकल काइनेटिक्स से था। और यहां पर हम लोगों को पर्टिकुलरली क्वेश्चन दिया गया था कि भाई एक रिएक्शन हो रही है, और उस रिएक्शन में क्या होता है, जो कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, जो बेरिलियम का ऑक्साइड है, उसके साथ क्या हो रहा है, जो है हाइड्रोक्साइड जो है कंपाउंड में, और ये सॉलिड फॉर्म में है। और ये जो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन है, जहां पर क्या होता है, BiO प्लस बन जाता है, एक तो कैटायन एक्वस मीडियम में, और दूसरा बन जाता है कौन सा, OH माइनस बन जाता है। ये एक रिएक्शन थी, और इस रिएक्शन में हमको इसका रेट ऑफ कांस्टेंट दे दिया गया था K की वैल्यू, और K की वैल्यू दे दी गई थी हमको 4 × 10⁻⁻10, ठीक है ना। और log 2 की वैल्यू भी दे दी गई थी। हम जानते हैं ऐसे कि अगर नहीं भी देता तो हमारा काम चल जाता, 0.3010। अब ये न्यूमेरिकल हार्ड नहीं था, और हमसे इसमें पूछा गया था कि इस 98 केल्विन पर इस होने वाले प्रोसेस में, ठीक है, आप लोगों को क्या मालूम करना था, क्वालिटी एनालिसिस करके इसका पीएच कैलकुलेट करना था। तो इस पीएच को कैलकुलेट करने के लिए हमने दोनों की क्वांटिटी को मान लिया कि भाई जो सोलिबिलिटी है वो BiO प्लस की एस है, स्मॉल एस, और OH की भी स्मॉल एस है। और अब रिएक्शन में क्या होता है, के को निकालने के लिए दोनों कैटायन एनायन का क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो एस इंटू एस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। कंप्लीट है ये एस स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या कंडीशन हमको ध्यान रखनी है, उसके बाद हमको ये ध्यान रखनी है कि जो एस स्क्वायर हम लोगों को मिला, ये किसके इक्वल है, जो अपना रेट ऑफ कांस्टेंट इसके इक्वल है। तो एस स्क्वायर का 4 × 10⁻⁻10, और एस निकालेंगे तो अंडर रूट कर देंगे, तो 4 × 10⁻10 का -10 का क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻5 मोल। तो OH की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या आ गई, 2 × 10⁻4 आ गई। ये कैलकुलेट कर ली हमने OH की कंसंट्रेशन, ठीक है ना। ये पर्टिकुलरली OH की आ गई, और हम लोगों को क्या निकालना है, POH निकालना है। तो POH निकाला हमने, माइनस log 10⁻⁻5, -5 आगे आएगा तो 5 log 10 हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, और 5 log 10 के हिसाब से हम करेंगे तो log 2 की वैल्यू कितनी है, 3010 हमें दे रखी पहले से कैलकुलेट करने के बाद। और हम क्या करेंगे, इसको 5 में से माइनस करेंगे तो 4.699 हमारे पास आएगा। अब ये तो OH की वैल्यू आई, अब हम पीएच बोला है हमसे, तो 14 में से 14 में से हम क्या करेंगे, 4.699 कर देंगे, तो हमारे पास पीएच आ जाएगा 9.301। और 9.301 हमारे पास कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन था 48, ये हमारे था ऑप्शन नंबर थर्ड में 9.301। ये इस तरह से इसका आएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, और अगला क्वेश्चन था 49, और 49 क्वेश्चन में भी हमको एक रिएक्शन दी गई थी कि जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है ना। तो क्वेश्चन में दिया गया था 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2 गैस इज पासेस ओवर हॉट कोक, द वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सचर आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन एट एसटीपी बिकम 1.4 डेसीमीटर क्यूब, द कंपोजिशन ऑफ गैसेस मिक्सचर इज एट एसटीपी क्या होगी। तो ऐसी क्वेश्चन दी गई थी, सीधी सीधी रिएक्शन थी कि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये दोनों रिएक्शन करेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे इस रिएक्शन में। अब इनिशियल स्टेट में क्या है, हमको दे रखा है कि भाई जो आपके पास CO2 है, उस CO2 की कितनी आपको कंडीशन ली, कितनी उसका वॉल्यूम लिया आपने 1 डेसीमीटर क्यूब, तो हमने 1 डेसीमीटर क्यूब ले लिया, ठीक है ना। अब हम लोग इसको देखें कि 1 डेसीमीटर क्यूब है कौन, CO2 की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस पूरी रिएक्शन में क्या होता है, यहां पर हम लोगों ने मान लिया कि इनिशियल स्टेज में हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब है, और बाद में जब रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा तो Ca2 के लिए वो चेंज इफ x डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2 रिएक्ट टू x डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या करेगी, इस कार्बन से CO2 का क्या होगा x डेसीमीटर क्यूब, मैं यहां से लेता हूं, इसका x डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, ये जो रिएक्ट करेगा वो क्या करेगा, और 2 डेसीमीटर क्यूब क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को वो देगा, ठीक है ना, इसका 1x। आगे रिएक्शन में क्या होगा, फाइनल मिक्सचर जो हम लिखेंगे कि जो पूरी रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना हो जाएगा, यहाँ x है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब प्रोडक्ट बनेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स डेसीमीटर क्यूब, और जो पर्टिकुलरली अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कितनी हो जाएगी, वो 2x डेसीमीटर क्यूब के हिसाब से कितना हो जाएगा, इसका 1.4 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो हमारे पास दो कंडीशन आ जाएंगी, x हमारे पास इनिशियल थी 1.1 अभी आई है, तो 1.1 हमको क्या दे रखा है इस रिएक्शन में, एक 1.4 डेसीमीटर क्यूब हमें कार्बन मोनोऑक्साइड की दे रखी है, तो क्या दे रखा है, आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन एसटीपी बिकम 1.4 डेसीमीटर क्यूब। तो जो आपको मिलता है इस रिएक्शन में कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो कितना हो जाता है 1.4 डेसीमीटर क्यूब दे रखा है। तो पूरी पूरी रिएक्शन में ये है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि इस पूरी रिएक्शन में इन दोनों के मिलके मिलने के बाद x मिलने के बाद 2x, जो कि ये तो x है, इसका 1 मोल है तो ये x है, और इसके 2 मोल है तो ये 2x हो जाता है। तो इस रिएक्शन में देखिए फाइनल मिक्सचर के अंदर क्या होगा, 1 माइनस एक्स डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2x डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मिलती है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 2x की 1.4 दे रखी है, 2x की कितनी दे रखी है 1.4 दे रखी है। तो हमने इसको हिसाब से किया कि 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.4, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगी। अब x की वैल्यू 0 डेसीमीटर क्यूब है, तो अपने इनिशियल कंडीशन में क्या बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है 2x है, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 इंटू 0.4 0.8 डेसीमीटर क्यूब, तो क्या आ जाएगी हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। और कार्बन डाइऑक्साइड हमने क्या लिया है 1 माइनस एक्स लिया है, कितना लिया है 1 माइनस एक्स, तो 1 में से 0.4 माइनस करेंगे तो 0.6 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, तो 0.8 डेसीमीटर क्यूब। और एक हमारा अब तक किसका आता है कार्बन डाइऑक्साइड का 0.6 आता है। और ये अगर हम देखें तो ये किस ऑप्शन में मिल रहा था हमको, थर्ड ऑप्शन में मिल रहा था, और थर्ड ऑप्शन में ये दे रखा था कार्बन मोनोऑक्साइड 0.8 डेसीमीटर क्यूब होगी और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी 0.6। तो इस तरह का एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप फंस जाए इस क्वेश्चन में। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा 50 है, और 50 क्वेश्चन में हमको दिया गया था कि हम बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो हमको NMLMS मैच करना था, और ये आप लोग देखते हो क्या होता है, ठीक है। अगर n का नंबर 2 है और l का नंबर 1 है, हम जानते हैं n का नंबर 2 से 2 होगा, l का नंबर 1 है, तो हम जानते हैं कि एसपीडीएफ के लिए हम जानते हैं एल की वैल्यू कितनी होती है 0 1 2 3, ठीक है ना। हमसे तो एम भी पूछ लेते तो हम निकाल देते। तो हम कंडीशन देख रहे हैं कि यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं अगर एन की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 1 है, 2p होगा। अगर एन की वैल्यू 4 है, एल की वैल्यू 0 है, तो 4s हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 0। नेक्स्ट है हमारे पास एन की वैल्यू 5 है और एल की वैल्यू 3 है, तो 5 हो जाएगा। हम जानते हैं एफ के लिए कंडीशन क्या है, एल की वैल्यू 3 है, और लास्ट है एन की वैल्यू 3 है और एल की वैल्यू 2 है। एल की वैल्यू 2 किसके लिए हो जाएगी, हम लोगों के डी के लिए, 3d। तो ऐसा क्वेश्चन था, और हमारा मैच कर रहा था ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का 1। और इसका करेक्ट आंसर बहुत सिंपल था, तो बच्चे आराम से एक बार देख के कर लेंगे। फर्स्ट आंसर इसका सही था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ी सी हम स्पीड भी लेके चलेंगे ताकि ये लंबा लेक्चर ना बने, और ये जल्दी से मतलब 45-50 मिनट के आसपास ये हमको फिनिश कर लें। अब 51 क्वेश्चन था, क्लोरीन एटम इज प्रोडक्ट। क्वेश्चन में क्या था कि हमें दो रिएक्शन दे रखी थी, और दोनों रिएक्शन में इस तरह से हमसे पूछा गया था कि भाई क्लोरीन एटम जो होंगे वो कितने बनेंगे। पहली रिएक्शन में तो था हमें बेंजीन दिया गया था, और बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ की जा रही थी, प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेस, यहाँ 6Cl2 है।
प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ध्यान रखिएगा एनहाइड्रस था और डार्क और कोल्ड मीडियम था ये। दूसरी सेम रिएक्शन किसमें थी, यही बेंजीन की प्रेजेंस में थी और इसमें भी क्लोरीन से रिएक्शन की जा रही थी, 3Cl2 था, या 6Cl2 या 3Cl2, और यूवी की प्रेजेंस में की जा रही थी और हमें 500 केल्विन टेम्परेचर बोला था, यहाँ एक्स पूछा दिया गया और यहाँ वाई दे दिया गया, पूछा एक्स और वाई कौन होंगे, और उसमें एक्स और वाई में क्लोरीन जो है वो किस पोजीशन पे कितनी आएंगी, तो दोनों में ही क्लोरीन कितनी आएंगी, 6 बनेंगी, यानी दोनों 6 प्रोडक्ट होंगे, पहली वाली रिएक्शन में भी और दूसरी वाली रिएक्शन में, यानी दोनों के अंदर क्या होगा, C6H6Cl6 मिलेगा हम लोगों को। जो हाइड्रोजन है उन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा कौन, उन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा एक क्लोरीन और वहां पर सेटअप हो जाएगा किसका, Cl का। तो दोनों में 6 कार्बन आएंगे, पहले वाले में भी 6 कार्बन आ जाएंगे इसके, इस तरह से Cl 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 और Cl, और सेकंड कंपाउंड में भी सेम पोजीशन होगी, Cl 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 और Cl, 6 Cl दोनों में लगेंगे। तो इसने ऑप्शन में दिया दोनों में कितने लगेंगे, पहले वाले में 6 लगेंगे, दूसरे वाले में 6 लगेंगे, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो अच्छा सा क्वेश्चन था, आसान था, अगर आपको रिएक्शन को एक दो बार देखा है तो हमने। अगली क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में हमें एक रिएक्शन दी गई थी जहां CH3CH2CH2OH को PCl5 से रिएक्ट करना था, CH3CH2CH2 PCl5 से रिएक्ट कर रहा था। हम जानते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है, जब भी PCl5 की रिएक्शन होती है तो पर्टिकुलरली ये होता है कि एक Cl आ जाता है और POCl3 निकल जाता है। तो यहां पर पर्टिकुलरली यहां क्या था कि CH3CH2OH है, तो यहां पर CH3CH2OH है, वहां पर क्या हो जाएगा, OH को रिप्लेस करके Cl आ जाएगा और यहां पर POCl3 बन जाएगा, X यहां दे दिया था और उसके बाद HCl दे दिया था इस रिएक्शन में। तो पूछा था कि यहाँ X पे कौन आ रहा है, X पे कौन आ रहा है, POCl3 आ रहा है। अगली रिएक्शन में क्या था कि ये जो बना CH3CH2Cl, इसकी एल्कोहलिक OH से विद टेम्परेचर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई थी, तो इस रिएक्शन से हमको जो प्रोडक्ट मिला था उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, CH3CH3Br, ठीक है ना। यह प्रोडक्ट मिल गया, क्लोरीन एल्कोहलिक OH की प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाता है और इस रिएक्शन में जो होता है आप लोगों को CH3CH2, सॉरी इस रिएक्शन में तो अपन लोगों को क्या मिलेगा, Br नहीं मिलेगा, CH3CH3CH2 मिलेगा। एक मिनट रुकिए, थोड़ी सी एक स्टेप को हम सही कर लें, क्योंकि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, थोड़ा सा हमने गलती कर दी, OH की हो रही है तो Cl को रिप्लेस कर देगा, Cl को रिप्लेस करेगा, यहां पर क्या होगा पर्टिकुलरली इस पूरी रिएक्शन में ये होगा कि यहां पर HCl निकल जाएगा और HCl निकल जाएगा तो कंडीशन क्या होगी, यहां पर CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी 1 आप लोगों का मिल जाएगी प्रोपीन, है ना, 1 प्रोपीन मिल जाएगी। 1 प्रोपीन के साथ फिर रिएक्शन किसकी होगी, ये होंगे हम लोगों का X, ये हो गया हमका Y और अब ये Z मिलेगा हम लोगों को। तो क्या रिएक्शन होगी, CH3CH2Br अगली स्टेप है और इसकी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr से रिएक्शन हो रही है, किससे रिएक्शन हो रही है, HBr से रिएक्शन हो रही है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, CH3CH, यहां पर जो अपन देख रहे हैं रिएक्शन में डबल बॉन्ड जो है इसमें HBr, H पूरा ऐड होगा, इसमें पूरा ऐड होगा, कुछ हटेगा नहीं, H जुड़ जाएगा यहां पर और Br जुड़ जाएगा यहां पर, डबल बॉन्ड काय में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां मिलेगा हमको CH3CH और ये CH3, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन हमको मिल जाएगा, ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। पूरी रिएक्शन में ध्यान 2 नहीं सॉरी 1 ब्रोमो होगा, यहां जो जहां कार्बन कम है, ठीक है ना, वहां तो हाइड्रोजन आएगा और यहां पर ब्रोमीन आएगा, है ना, तो 1 ब्रोमो होगा, हमने 2 ब्रोमो बना दिया। इस पूरी रिएक्शन में क्या मिलेगा हमको, CH3CH2Br, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन में हमारा आंसर था कि भाई उसने हमसे पूरी रिएक्शन पूछी कि इनकी स्टेप्स कौन सी है, एक्स वाई जेड हैं और एक्स वाई जेड में एक्स तो POCl3 पूछा हमने और जेड कौन है, वाई नहीं पूछा उसने, जेड कौन है, जेड है 1 ब्रोमोप्रोपेन है। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया गया था। HBr में ध्यान रखना जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है वहां पर कौन आएगा, H आएगा और सेकंड वाला जो कार्बन है उस पर कौन आएगा, ब्रोमीन आएगा। तो अच्छी रिएक्शन थी और इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन जो है ये तो अपना आंसर ही हो गया, जेड कौन है। चलिए अब 53 क्वेश्चन है, 53 क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ ट्रांजिशन मेटल दी गई थी जैसे V2O5, आयरन, PDCl2, निकल कॉम्प्लेक्स, ये हमको दिए गए थे और सामने उनके कैटलिस्ट दिए गए थे और उनको मैच करने थे। तो मैच करने पर हम देखें V2O5 जो है उसके साथ कौन सा कैटलिस्ट काम आएगा, प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 फ्रॉम SO2, ठीक है ना। और ये पर्टिकुलरली यूज होता है
यूज इन द कॉन्टेक्स्ट होता है ऑक्सीडाइज सफरिंग फॉर डाइऑक्साइड टू ट्राइऑक्साइड पर्टिकुलरली। तो उससे तो बस कैटलिस्ट पूछा था किसके साथ कौन मैच करता है, V2O5 के साथ कौन आता है प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 के लिए फ्रॉम SO2। आयरन जनरली क्या होता है अपन जानते हैं, आयरन कैटलिस्ट क्या करता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया बनाने में काम आता है। तो ये इसके साथ मैच करा, सबसे आसान भी यही था, जो बच्चा देखते ही इसको कर लेता है। अगला था PdCl2 ऑक्सीडेशन में काम आता है किसके, जो एथीन होती है उस एथीन को पर्टिकुलरली किस में चेंज कर देता है, एथेनॉल में कर देता है PdCl2, ठीक है ना। और एक थी पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्किन्स में, जब भी पॉलीमराइजेशन करते हैं हम एल्किन का तो निकल कॉम्प्लेक्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था और इसमें राइट आंसर था हमारा ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर और डी का सेकंड, और ये हमको मिल रहा था ऑप्शन 4 में। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 4 था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ClF3 को लेकर है, और ClF3 जो हम लोगों का VBT से लेकर है, जो केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों के चैप्टर था क्लास 11th में, ठीक है ना। तो उससे था कि ClF3 जो होता है इसकी पर्टिकुलरली जो होता है किस तरह का होता है, जो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ClF3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले ऑप्शन में दिया कि भाई जो क्लोरीन होता है उसके अंदर क्या होता है, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए, और स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट था कि भाई जो क्लोरीन जो पर्टिकुलरली होता है, ये ClF3 की जो शेप होता है वो कौन सा होता है, टी शेप ज्योमेट्री होता है विद 2 लाइंस पेयर ऑफ क्लोरीन एटम्स, बिल्कुल टी शेप मॉलिक्यूल होता है ClF3, ठीक है ना। ClF3 जो होता है, तो इस तरह से टी शेप मॉलिक्यूल बनता है। इसमें पर्टिकुलरली क्या होता है, पहली बात तो टी शेप होता है विद 2 लोन पेयर ऑफ क्लोरीन एटम, ठीक है ना। क्लोरीन एटम पर क्या होते हैं, इस पर 2 लोन पेयर होते हैं, पर्टिकुलरली ध्यान रखना। तो ClF3 का तो हम पर्टिकुलरली जानते हैं कि इसका शेप क्या होता है, टी शेप होता है। अब इसमें हमको यही था स्टेटमेंट छाटना था, कौन कौन सा था। पहला स्टेटमेंट था कि ट्राइगोनल पिरामिड ज्योमेट्री होती है, नहीं ये टी शेप होती है। एक होता है कि इसमें टी शेप होती है, ये सही था। एक था कि प्लेन ट्राइगोनल होती है, एक में था टी शेप ज्योमेट्री होती है विद 3 लोन पेयर ऑफ क्लोरीन। तो दो ऑप्शन थे जहां हमको टी शेप दिया था, लेकिन एक में तो क्लोरीन पर 2 लोन पेयर दिए गए थे और एक में क्लोरीन पर 3 लोन पेयर दिए गए थे। तो जनरली हम जानते हैं कि कंडीशन क्या होती है इस पूरे एग्जाम्पल के अंदर, वैलेंसी जो होती है क्लोरीन की वो 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डिंग हम जानते हैं कि 3 सिंगल बॉन्ड बनते हैं क्लोरीन के साथ, ठीक है। अब लोन पेयर कंडीशन में क्या बचेंगे, 7 माइनस 3 करते हैं तो 4 बनते हैं, और जो स्टेरिक नंबर होता है वो 5 निकल जाता है। तो मोलिकुलर ज्योमेट्री अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि जो VSPR की थ्योरी है वो 5 इलेक्ट्रॉन जो पेयर होते हैं sp3 हाइब्रिडेशन हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का जो ट्राइगोनल बाइपिरामिड शेप बनता है उसमें पर्टिकुलरली ये करता है कि जो 2 लोन पेयर ऑक्यूपाई होते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वो करते हैं इसका टी शेप बना देते हैं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि पर्टिकुलरली टी शेप होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन था, हमको एक रिएक्शन दी गई थी और रिएक्शन की जगह हमको बोला गया था कैलकुलेट EMF। ये था हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन, हमको EMF मालूम करना था। और इसमें क्या गया था, हमको वही प्लेटिनम दे दिया गया, जो हाइड्रोजन सेल होता है ना, शी, उस शी का ही अरेंजमेंट था कि प्लेटिनम था सॉलिड, और उसके साथ हमको क्या दे दिया गया है, हाइड्रोजन, और इसके बाद इसके ग्राम दे दिए गए थे, और ये ग्राम थे 280 टेम्परेचर पर। उसके बाद ये हो गया अपना सोल्ट ब्रिज, देन HCl, और उसके बाद HCl का एक्वस दिया गया था हम लोगों को कितना, 0.02 मोल। तो ये जो था हाफ सेल रिएक्शन थी हम लोगों को दी गई थी, और उसमें पूछा गया था कि अगर हाइड्रोजन का तो अपन जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, 0 वोल्ट दे दिया गया था। और एक हमको रिएक्शन दे दी गई थी, जो इक्वेशन थी इसकी, नस इक्वेशन 2.303 RTF इक्वल टू 0.0F9। तो हमको इस सवाल को जमाना था, और इस सवाल को जमाने पर हमको क्या स्टेप देखेंगे कि भाई नस इक्वेशन से 2.03 RTF दे दिया था हमको 0.059, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं यहाँ पर 2 होते हैं। इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, हाइड्रोजन 2H प्लस बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो N की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो इस इक्वेशन में E इक्वल टू ई नोट, ई नोट अपन जानते हैं हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, 0 होता है, 0.059 इंटू एन, एन की वैल्यू 2 पुट कर दी, हाइड्रोजन की स्क्वायर कर दिया कंसंट्रेशन का। अब हमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.02 है, कितनी है, 0.02 है। तो हमको दे रखा है कि भाई HCl जो है उसमें किस तरह से 0.02 है, और
जो पर्टिकुलरली हाइड्रोजन का प्रेशर जो है वो कितना है 2 है। तो ये रिएक्शन में दे रखा है कि हाइड्रोजन का हमको कितना दे रखा है 2 ग्राम दे रखा है। तो ये हमने 2 इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब दोनों को करने के बाद सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हमारे सामने क्या कंडीशन आई, ये कंडीशन आई कि हमने इसको देखा तो इसमें पर्टिकुलरली 0.02 स्क्वायर हो गया अपॉन 2 हो गया। तो इसको सोल्व करने पर 0.02 स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 × 10⁻2 में 2 को अपन डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 × 10⁻2, ठीक है ना। ये लॉग की वैल्यू अपन के सामने आ गई। तो इस लॉग की वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन सोल्व द लॉगरिथम को सोल्व करेंगे। log 2 10⁻⁻4, ठीक है ना, प्लस log 2 10⁻⁻4। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि log 2 10⁻⁻4 की वैल्यू हो जाएगी, अपन log 2 की वैल्यू पुट कर देंगे 3010 और log 10⁻4 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 4 आगे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 log 10, 4 log 10 में जानते हैं अपन 4 आ गया, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो -4 हो जाएगा। तो इसका टोटल आंसर आ जाएगा 3.6699। अब 36 इस पूरी वैल्यू को देखिए, इस पूरी वैल्यू में ये पूरा आंसर ये जो है इसकी जो पूरी वैल्यू है 0.3699 आ गई, ठीक है ना। ये लॉगरिथम का सॉल्यूशन था। ये करने के बाद 0.0592 अपॉन है, इसको सोल्व किया है ना, तो इससे इसको अपने डिवाइड किया तो 0.0295 है, इसको इसके मल्टीप्लाई किया तो अप्रोक्स आंसर आ गया 109 वोल्ट आ गया। तो 109 वोल्ट के अकॉर्डिंग यहां पर आया और ये हमको मिल रहा था ऑप्शन 4 में। ऑप्शन 1 में ये प्लस में है, देखो वहां माइनस में दे रखा है, दो ऑप्शन दे रखे थे प्लस 109 वोल्ट और माइनस 109 वोल्ट, तो प्लस 109 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था, हमारे रिएक्शन दे रखी थी और उनके रेट ऑफ कांस्टेंट दे रखे थे कि भाई जो जीरो ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, थर्ड ऑर्डर में क्या होता है। तो हम जानते हैं जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है मोल लेटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होता है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में क्या बचता है सेकंड इनवर्स, सबको मालूम है। सेकंड ऑर्डर सॉरी फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में क्या बचता है मोल लिटर इनवर्स, मोल लिटर इंटू लिटर इंटू सेकंड इनवर्स। ध्यान रखिएगा फर्स्ट ऑर्डर में तो अपन क्या लिखते हैं लिटर इनवर्स लिखते हैं या लिटर सिंपल आता है। और थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन जो हम लोगों को याद रखना चाहिए मोल इनवर्स स्क्वायर लिटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स होता है। तो ये हमको ऑप्शन में मिल रहा था, जितने भी ऑप्शन दिए थे 4 ऑप्शन में हमारा करेक्ट था। ये 4 की का थर्ड ऑप्शन में करेक्ट था हम लोगों का। किसमें थर्ड ऑप्शन में करेक्ट था, ए का 4, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर कितना था थर्ड था। चलिए अगला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान था। टाइटेनियम पे हमको दिया गया कि भाई हमको सवाल में साफ में दे दिया कि स्पिन ओनली कम जो आपको मालूम करना है ना, स्पिन ओनली दे रखा है आपको मोमेंटम और वो दे रखा है टाइटेनियम +2 का। और हमको यहाँ दे दिया कि ये कौन सी कंडीशन है 3d2 है। अब 3d2 देखते ही हमको मालूम हो गया कि डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 इलेक्ट्रॉन देखते ही हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे म्यू का और ये फार्मूला लगा के एन की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। 2 पुट करने के ऐसे तो हमको ऐसे ही मालूम होता है कि जब 2 पुट करते हैं 2.84 आ जाता है आंसर। 2.1 करने पर 1.73 आता है, 2 पर 2.84, 3 पर 3.87, 4 पे 4.96 या 4.91, ठीक है ना, और 5 पर 5.96 आ जाता है। तो ये तो हमको वैसे ही याद रहता है। तो अगर इसको पुट करेंगे अंडर रूट की वैल्यू कितनी आती है 2.84। बिल्कुल सिंपल था कि हम डी के ऑर्बिटल को देखकर ही निकाल सके। हमको कोई भी इसमें क्या था जो टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन भी मालूम नहीं करना था, तो उसने साफ साफ दे दिया था कि 3d2 कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन में कितना आ जाएगा 2.83 आ जाएगा, जो हमारे इन में ऑप्शन में कौन से में था फर्स्ट ऑप्शन में 2.84 दे रखा था एवरेज में। चलिए ये तो हम ऐसे भी याद करते हैं कि भाई हम जो चुंबकीय अणु है वो क्या होता है, वो पर्टिकुलरली एक इलेक्ट्रॉन डी में होने पर 1.73, 2 इलेक्ट्रॉन होने पर 2.84, 3 इलेक्ट्रॉन होने पर 3.87, 4 इलेक्ट्रॉन होने पर 4.91, 5 इलेक्ट्रॉन होने पर 5.96। तो ऐसे भी याद रहता है हम लोगों को। चलिए अगला प्रोसेस जो था वो क्वेश्चन नंबर 58 में था। 58 क्वेश्चन में हमको ये कहा गया था कि आपको पर्टिकुलर दो प्रोडक्ट दिए गए हैं, इसमें क्या था जो CH3Cl है ये बेंजीन था, इसकी रिएक्शन CH3Cl से हो रही है और एल्यूमिनियम क्लोराइड है जो कैसा है एनहाइड्रस, जिससे कोई W प्रोडक्ट बनता है। इस W प्रोडक्ट को आप लीजिए और इसकी रिएक्शन कराई है डाइल्यूट HNO3 से और डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कराने के बाद साथ में आप लोग एक काम और कीजिए, जो डाइल्यूट H2SO4 भी ले लीजिए और इस H2SO4 को आप गर्म करना है, वार्म करना है, तो आपको X + Y मिलेगा। ऐसी कोई रिएक्शन है। सुटेबल मेथड कैन बी यूज टू सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट XY। जो आपको XY मिलेगा उसको आपको क्या करना है सेपरेशन करना है। तो यहां पर जो XY पूरी रिएक्शन में मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है ना,
These isomer have significant difference in boiling point and volatile point. जो एक्स वाई मिलते हैं हम लोगों को इस पूरी रिएक्शन में, वो कैसे होते हैं आपस में, पर्टिकुलरली कैसे होते हैं कि उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट करते हैं, वोलेटिलिटी। अब जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट करते हैं, डिफरेंस रखते हैं, तो उनको करने के लिए कौन सा है, प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। ठीक है ना, पूरी रिएक्शन में हमको ये मालूम हो जाता है कि इसमें दो जो कंपाउंड मिलते हैं, उन कंपाउंड्स को आप क्या कर सकते हो, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस करते हैं। मैंने बनाया नहीं रिएक्शंस में, ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन क्या था हम लोगों के, 59 था, 59 न्यूमेरिकल था। हम लोगों को 59 वाले क्वेश्चन में 59 वाले क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया था कि एक बल्ब है वो 150 वोल्ट का है और कन्वर्टिंग एनर्जी 8% इनटू लाइट। इफ एनर्जी इज 1 फोटोन इज 4.42 10 टू पावर माइनस जूल, हाउ मेनी फोटोन्स आर इमिटेड बाय अ बल्ब पर सेकंड। ठीक है ना, तो यहां जो ये क्वेश्चन था, ये टोटल पावर दी गई थी हमको 150 वोल्ट, जिसको हमने क्या कर दिया, जूल पर सेकंड में चेंज कर दिया। ठीक है, यूजफुल पावर लाइट जो है, अब ये क्या है, इसने पूछा कन्वर्टिंग एनर्जी क्या है, 8% एनर्जी इनटू लाइट। तो 150 वोल्ट जो हमको दे रखा है ना, उसका 8% कितना हो जाएगा, 0.08। ठीक है ना, 0.08। ठीक है, इनटू का आप इस कंडीशन में चलते हो, इनटू 150, तो ये कितना हो जाएगा, फिर इसको भी आप 150 करोगे, 8% कितना हो गया 150 का, 0.08। अब 0.08 को 150 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 जूल पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है ना, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, यूजफुल पावर तो आ गया। अब वन फोटोन की एनर्जी कितनी है, वन फोटोन की जो एनर्जी हमें दी गई है 4.42 10 टू पावर 19 दी गई है। तो नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट करने थे हमें, पावर अपॉन एनर्जी पर फोटोन, ये तो पावर हमारे पास कितनी आई, 12 जूल पर सेकंड आई। एनर्जी पर फोटोन कितने दे रखी है हमको, न्यूमेरिकल में दे रखी है 4.42 10 टू माइनस 19, और इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो 2.71 10 टू पावर 19 के आसपास का आंसर आ जाएगा, जो हमको ऑप्शन थर्ड में मिल रहा था, और ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट था। तो इस तरह से आप इसको करते तो ये आराम से सोल्व हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है 60, वो 60 क्वेश्चन तो हम लोगों को सीधा पूछ दिया गया कि एक रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है कि डाइल्यूट एस्टोफोसफोर ऐड करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमें कलरलेस एक वेपर बनती है, इसकी स्मेल कैसी होती है, विनेगर जैसी। और ये विनेगर क्या करता है, किसी ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो ये कौन है, हम जानते हैं, अगर विनेगर दे दिया तो एसिटेट है ना। तो विनेगर जहां बोल दिया वहां अपन जानते हैं एसिटेट है। उसके साथ आपको दिया गया था कार्बोनेट की, ऐसी स्मेल होती ही नहीं है। सल्फेट की नहीं होती, सल्फाइड की तो बहुत भयंकर होती है, जैसे 5-7 पादों, 5-7 लोगों ने एक साथ फाट कर दिया हो, है ना। सल्फाइड तो हम जानते ही हैं, तो बहुत अंडे जैसी होती है उसकी स्मेल। तो एसिटेट जो होता है वो पर्टिकुलरली क्या शो करता है, विनेगर वाला फॉर्म। तो आंसर विनेगर से देखने को मिल गया था इसका। अगला क्वेश्चन था 61, जहां पर हम लोगों को अलग अलग क्या दिए गए थे, रिड्यूस करने वाले रिडक्टेंट दिए गए थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, H2O, SnCl, है ना, हाइड्रोजन निकल, सोडियम अमलगम और C2H5 H4 ब्रोमीन, और ये दिए गए थे। उसने पूछा गया था कि करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, इनमें से ऐसे कौन से जो हैं रिएजेंट हैं जो रिड्यूस करते हैं नाइट्राइल टू अमोनिया, यानी नाइट्राइल को अमोनिया में चेंज करने में, नाइट्राइल को प्राइमरी एमीन में चेंज करने में, मतलब प्राइमरी एमीन में चेंज कर देते हैं, जैसे CH3 NH2 C2H5 NH2, इनको इसमें प्राइमरी एमीन में चेंज कर देते हैं नाइट्राइल को। नाइट्राइल मतलब हम जानते हैं CN कंपाउंड। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, इन सभी एलिमेंट्स में जो पर्टिकुलरली काम आते हैं, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम आता है, वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है नाइट्राइल के लिए। सेकंड ऑप्शन में दिया गया था हमको SnCl, Sn प्लस HCl, ये काम नहीं आता। हाइड्रोजन काम आता है निकल की प्रेजेंस में, ये भी क्या करता है, नाइट्राइल को अमोनिया में चेंज कर देता है। ठीक है, अगला हमको दिया गया था कौन सा, सोडियम अमलगम, तो सोडियम अमलगम बिल्कुल काम आता है, ये मेंडिस रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी उसमें काम आता है, पर्टिकुलर चेंज कर देता है। तो बस इस ऑप्शन में हमको देखने के ACD आंसर सही था। ए में हमको दिया गया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में दिया गया था, और सोडियम अमलगम और C2H5 OH दिया गया था, जो मेंडिस रिएक्शन में भी यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा, इसका आंसर कौन सा था, ACD, जो हमारे सेकंड ऑप्शन में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, जहां हम लोगों को दिया गया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना था, और हमारे सामने पर्टिकुलरली इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे कि कार्बन जो होता है उसमें एबिलिटी होती है, ठीक है ना, कि वो पाई पाई बॉन्ड बना लेता है, बिल्कुल पाई पाई बॉन्ड बना लेता है, पी पाई बॉन्ड बन जाते हैं। तो कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड, मल्टीपल जो होता है वो p ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड बन जाते हैं, ये तो सही है। डबल बॉन्ड में भी होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में भी होते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनते हैं तब भी पाई बॉन्ड होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड बनते जब भी पाई होते हैं, तो सिंपल था ये तो।
तो ये तो स्टूडेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट ढूंढना है हम लोगों को। अगला दिया था कि जो ElCl3 है, जहां E का मीन्स क्या है, बोरोन, भाई अपन बनाते हैं BCl3, है ना। ECl3 में उसने बोल दिया कि E क्या है, बोरोन है या एल्यूमिनियम है, तो दोनों ही हम बनाते हैं इसमें। इज ए मोनोमर वेन जहां E इक्वल टू बी ए डाइमर विद EL, तो बिल्कुल ECl3 में हम दोनों बनाते हैं और दोनों एग्जिस्ट करते हैं, और डाइमर वाली पोजीशन भी होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। थर्ड स्टेटमेंट हमको गलत दे दिया गया था कि ऑक्सीजन एग्जिबिट ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेज, जबकि ऐसा नहीं है, -1 भी होती है, ठीक है ना। पेरोक्साइड में -2 तो होती है, लेकिन पेरोक्साइड में क्या होती है, माइनस, और OF2 में क्या होती है, इसकी +2 होती है। तो +2 भी होती है, -1 भी होती है। तो ऑक्साइड अगर फॉर्म में है तो ऑक्साइड फॉर्म में -2 होती है, ठीक है ना। सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड बनाता है, पेरोक्साइड में कितनी होती है, -1, और सुपर ऑक्साइड में +2 होती है। तो इस तरह से हम सब जानते हैं कि -2 ही नहीं होती, +2 भी होती है, ठीक है ना। उसके अलावा +1 भी होती है। दैट्स ऑल, ऐसी क्वेश्चन था। तो यही ऑप्शन हमारा रॉन्ग था, बाकी सब सही था। एक हमें ऑर्डर दिया था कि ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट, उसमें कार्बन की सबसे कम है, उसके बाद सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, ठीक है। तो ट्रू स्टेटमेंट था, ओनली एक ही स्टेट में से था जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो था हमारा 63, और 63 में हमसे पूछा गया है कि आपके पास क्या कंडीशन है, एक +3 ऑक्सीडेशन स्टेज होती है लेंथेनॉइड में जनरली, लेकिन सीरियम जो होता है वो +4 शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेज। तो इस स्टेज में क्यों करता है, उसके लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे, और आपको देखना था कि इन सभी स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट है हमारे का। पहला स्टेटमेंट था, इस नियर इनर्ट गैस रेडोन, रेडोन के नियरेस्ट नहीं होता। अगर देखिए हम सीरियम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर है 58, कितना है, 58, और कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4f1 5d1 6s2। अब अगर हम बोलते हैं कि इस सीरियम के नियरेस्ट रेडोन है, तो रेडोन नहीं है, जिनोन है। कौन है इसके नियरेस्ट, देखिए जिनोन है इसके नियरेस्ट, तो रेडोन वाला पहला ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। दूसरा दिया था कि आफ्टर लूजिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन इट्स एक्वायर 1 4f14 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो जाए तो 415 तो कहीं बनने के चांस ही नहीं है, क्योंकि 4f1 है ये। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट था। अगला एटॉमिक नंबर 61 होता ही नहीं, 58 होता है, तो ये भी रॉन्ग था। और लास्ट था, आफ्टर लूजिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन इट्स एक्वायर 4f0, सही। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकल जाता है तो ये क्या बना लेता है, 4f0 बना लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा था, ऑप्शन 4। क्लियर बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन है 64, जहां लेसाने टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया था। और लेसाने टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या था कि लेसाने जो है वो टेस्ट होता है, और इसमें क्या होता है कि कोई कार्बनिक कंपाउंड जो होता है ना, ड्यूरिंग लेसाने टेस्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें कन्वर्ट होता है, कोवेलेंट फॉर्म टू कोवेलेंट फॉर्म, कोवेलेंट फॉर्म से कोवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल सही नहीं है। आयनिक फॉर्म से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं, कोवेलेंट से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेसार टेस्ट में क्या होता है, जनरली हम लोग जो करते हैं इसमें, इस टेस्ट में कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है वो जनरली क्या हो जाता है, आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कंडीशन क्या है, लेसार टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट नाइट्रोजन, सल्फर एंड एलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ड्यूरिंग द टेस्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फ्यूज्ड विद द सोडियम मेटल, ठीक है, which convert to the covalent bonded element into their ionic water soluble sodium forms, जैसे NaCN, Na2S, NaX ये बना लेता है। क्लियर, चलिए अब अगला क्वेश्चन है 66। 66 में हम लोगों को क्या दिया गया है, कुछ मेटामर्स दिए गए थे। दिस पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर मेटामर्स अमंग द फॉलोइंग, हमको देखना था कि इनमें से मेटामर्स कौन सा। एक ऑप्शन हमारा कौन सा था, ऑप्शन सेकंड था, जहां पर मेटामर दे रखे थे हम लोगों को CH3O CH2 CH2 CH3, ठीक है ना, और दे रखा था हमें CH3 CH2O CH2 से, दोनों ही क्या होते हैं, ये मेटामर होते हैं, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल जो ए हम लोगों का है मिथाइल प्रोपाइल ईथर है, ये कौन सा है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर है। और 1 कार्बन ऑन लेफ्ट 3 ऑन राइट, इसमें 1 कार्बन क्या है, देखो इधर देखो, इधर तो इधर की तरफ एक 1 कार्बन है, इसकी तरफ कितने 3 कार्बन है। तो इसका जो दूसरा फॉर्म बन सकता है, बी बन सकता है, दूसरा डाई एथिल ईथर है, और डाई एथिल ईथर की मेटामर्स की पोजीशन शो करता है। एक तो असम्मित ईथर, एक सम्मित ईथर होता है, एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इनके मेटामर्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें हमको अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे, सेकंड का करेक्ट था। अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो है हमारा 67, और 67 में हम लोगों को, ये 67 है, 67 में हमको दिया गया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना था। पहला हमें दिया गया था कि नाइट्रोजन जो होता है उसमें पाई बॉन्ड होता है, बिल्कुल नाइट्रोजन में पाई बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन गैस में हम देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर पाई बॉन्ड मिल जाता है, ठीक है ना।
तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट देखना है हमें। नाइट्रोजन कैन फॉर्म पाई पाई बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ। देखो ये जो नाइट्रोजन है ये क्या करती है कि अपने के थ्रू ही एक पाई पाई बॉन्ड बना लेती है, ये भी सही है। फास्फोरस आर्सेनिक एंड एंटीमनी शो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्टीज। जो फास्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है, सब में देखो फास्फोरस का तो P4 फॉर्म होती है, ठीक है ना। आर्सेनिक भी शो कर लेता है पर्टिकुलरली फॉर्म में, और एंटीमनी भी शो करती है। ये थोड़ा एंटीमनी इसके लिए बच्चा सोचता है कि पर्टिकुलरली इसके क्या फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन इसकी बनती है। एक ही ऑप्शन ऐसा था जो फर्स्ट ऑप्शन था कि इसमें दे रखा था आप लोगों को, और फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा था कि पर्टिकुलरली एक सेकंड, एक मिनट रुकिए, करेक्ट स्टेटमेंट था, पहला स्टेटमेंट था जिसमें फास्फोरस दे रखा था C2H5 3 और आर्सेनिक C2H5 पाई बॉन्ड था। एक क्वेश्चन जरूर देखिए, एक जो थी नाइट्रोजन कैन फ्रॉम पाई पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जब क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है तो वो पाई बॉन्ड बनाती है, ये ऑप्शन गलत था। नाइट्रोजन इज अ सेकंड पीरियड एलिमेंट डजंट हैव ए डी ऑर्बिटल देयरफॉर इट्स कांट बी फॉर्म पाई पाई बॉन्ड। या डी बॉन्ड नहीं होता, इसलिए पाई पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ नहीं बनाती, ठीक है ना। ये जरूर है कि यहां तो बनेगा ही सही, ट्रिपल मॉलिक्यूल होंगे यहां तो बन जाएगा, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट था कि ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाती है वो ऑप्शन गलत था। और पहला ऑप्शन भी करेक्ट था कि ट्राइथिल फॉस्फीन होता है P2P53 और आर्सेनिक CH53 होता है, वो दोनों ऐसे होते हैं लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही था। ओनली ये ऑप्शन ऐसा था कि ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, नाइट्रोजन क्या बनाती है, पाई बॉन्ड बनाती है, वो ऑप्शन गलत था। डी ऑर्बिटल होते ही नहीं इसके पास, अपन जानते हैं। अगली कंडीशन थी 68 क्वेश्चन, और 68 क्वेश्चन को देखें अपन, तो ये प्रैक्टिकल के साथ रिलेटेड था। बच्चे इसकी में कंफ्यूज हो रहे थे कि क्वेश्चन कहां से आ गया। फिनोल्फ्थालीन जो है उस इंडिकेटर पे था कि हम फिनोल्फ्थालीन का यूज करते हैं एक टाइट्रेशन में, जहां हम क्या करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, और वहां हम देखते हैं कि जो टाइट्रेशन होती है उस टाइट्रेशन के दौरान क्या हो जाता है, हमारे पास जो पर्टिकुलरली सॉल्यूशन होता है टाइट्रेशन में, ठीक है, उसमें वो बनता है कलरलेस, और जैसे हम फिनोल्फ्थालीन डालते हैं तो कलरलेस से वो पिंक हो जाता है। तो ऐसा ऑप्शन हमको दिया गया था, तो ये तो टाइट्रेशन वालों बच्चों को ही मालूम है। हालांकि मैंने एक्सप्रेशन दे दिया है इसमें, फिर भी अगर आपको पोस्ट करके देखना है तो देख सकते हैं। तो इसका कलरलेस टू पिंक था, मतलब सिंपल टाइट्रेशन जिसको आती है वो इस पे कर सकते हैं। हमने खूब किया इसका टाइट्रेशन, और पहले बैचेस में कराते भी थे हम, 2002, 4, 5, 8, 10 के बैचेस में प्रैक्टिकल में हमने काफी एक्सरसाइज कराई भी है। अगला है, और अभी ना इस साल भी आपने की होगी अगर प्रैक्टिकल ढंग से करते हैं तो आप, मैचिंग मॉलिक्यूल टू 69 के क्वेश्चन में था, आपको मैच करना था किसमें कितने पाई और कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। C2H4 हमको दिया गया था। C2H4 हम जानते हैं कि पर्टिकुलरली C2H4 जो है उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। तो ऐसे हमको तो एक सिग्मा तो यहाँ हो गया, एक सिग्मा यहाँ हो गया, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ। तो इस तरह से क्वेश्चन दिए गए थे कि सिग्मा और पाई काउंट कीजिए, तो इसमें 5 सिग्मा और 1 पाई हो गया, है ना। तो 5 सिग्मा और 1 पाई हो जाता है, इसका 5 सिग्मा टोटल हो जाता है, 1 पाई बॉन्ड हो जाता है। जो अगला था हम लोगों को वो दिया था C2H4 हम जानते हैं, ये C2H4 हो गया, है ना। C2H2 सॉरी, तो C2H2 में क्या आता है, एक सिग्मा 3 सिग्मा और 1 पाई हो जाता है। तो इस तरह से काउंट करना था, और काउंट करने के बाद इसको मैच कराएंगे। मीथेन में हम जानते हैं मीथेन के अंदर क्या होता है, 4 सिग्मा होते हैं, सीधी सी बात है, 4 सिंगल बॉन्ड 4 सिग्मा, और NH3 में एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, और बाकी 3 हाइड्रोजन जो होते हैं वो सिग्मा बना लेते हैं। तो इसको मैच कराना था, ये मैच करा था A का 4, B का फर्स्ट, C का थर्ड और D का सेकंड, यानी आपका जो करेक्ट आंसर था इसमें ऑप्शन फर्स्ट था। आसान क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। 32 क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है वो था, एक टेम्परेचर है जिसमें केल्विन में है, और प्रोसेस में 500 जूल जो है ऑब्जर्व हो जाता है बाय द सिस्टम, इतनी एनर्जी ऑब्जर्व हो जाती है, ठीक है। वर्क होता है इसमें 200 जूल, द देन चेंजेस इंटरनल एनर्जी इन द सिस्टम। तो हमको इंटरनल एनर्जी मालूम करनी थी, और इंटरनल एनर्जी मालूम करने के लिए वो सिंपल फॉर्मूला हमारा वही था कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो इसकी जो एनर्जी है तो 500 जूल है, और जो वर्क है वो पॉइंट माइनस 200 जूल हुआ है, ठीक है ना। तो 200 जूल को हम माइनस कर देंगे इसमें से, क्योंकि क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया है इसलिए माइनस में लिया, तो इसको माइनस किया तो 300 जूल। कितना आसान क्वेश्चन है देखो, बच्चे को समझना था कि भाई यहाँ पर क्या है कि जो सिस्टम है वो वर्क डन बाय द सिस्टम है, इसलिए माइनस 200 जूल आएगा, और 200 जूल को 500 जूल के साथ करना था, 300 जूल आंसर आ जाता है इसका। इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब इसको जिन बच्चों ने किया होगा बड़े आसानी से कर लिया होगा, थोड़ा सा भी आइडिया होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है 71, उसमें हमको एक रिएक्शन दी गई, मीथेन रिएक्ट विद द स्टीम। एक रिएक्शन है जहां मीथेन कर रही है स्टीम से रिएक्शन, यानी भाप से रिएक्शन कर रही है, और
इस रिएक्शन में हो क्या रहा है कि प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल की प्रेजेंस में ये हो रहा है रिएक्शन, ठीक है। तो क्या बनेगा, सिंपल सा रिएक्शन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा, और वो हमको कहाँ कौन सी इसमें दिख रहा था, ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा था। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बच्चा इसको 2-3 बार देख लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 72 में अलग अलग कंपाउंड दे रखे थे और एल्कोहल के और पर्टिकुलरली कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड दे रखे थे। तो क्वेश्चन ये था कि कंपाउंड पी है C8H8O, ठीक है ना, और वो रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट देता है किसके साथ, 2,4 डाई नाइट्रो पीपी के साथ। तो क्या करता है, अगर हम देखें तो 2,4 डाई टीएनपी टेस्ट कराते हैं इसका, तो गिव ए रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट देता है, इंडिकेट इट इज ए कार्बोनिल कंपाउंड। ये मालूम करने के लिए कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये टेस्ट किया जाता है। एक फेलिंग टेस्ट होता है जो डजंट रिड्यूस फेलिंग एजेंट, ये उसके साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, ठीक है। इज नॉट एन एलिफेटिक एल्डिहाइड, तो इससे मालूम पड़ता है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड नहीं है। एक होता है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ पी, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद द क्रोमेटिक एसिड क्यू होता है, और एक कंपाउंड क्यू के साथ हम लोगों ने यील्ड हमको बोल रहा है, ये जो बोल रहा है कि भाई इसमें 2 रिएक्शन होती है, और एक हमसे बोल रहा है इस पूरी रिएक्शन में कि एक कंपाउंड जो होता है क्यू होता है, एक कंपाउंड पी होता है। तो ऑक्सीडेशन जो पी है वो ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन हो जाता है इसके साथ, और क्रोमेटिक जो एसिड है वो यील्ड क्यू मिल जाता है। कंपाउंड क्यू एक को दे रखा है हम लोगों को, उससे पूछ रहा है कि कंपाउंड पी और क्यू कौन होंगे इस रिएक्शन में, है ना। तो इस पूरी रिएक्शन में पी और क्यू कौन होंगे, पी और क्यू दे रखे हैं पूरी इस रिएक्शन में कौन कौन है। तो इसमें सिंपल बात यह है कि C8H8O दे रखा है विद दिस प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटोफिनोन। अगर इसमें सारी रिएक्शन देखी जाए तो ये पर्टिकुलरली कौन है, एक एसिटोफिनोन है, और ऑक्सीडेशन जब हो जाता है इसका इस टेस्ट में, तो ये मालूम पड़ता है कि कोई बेंजोइक एसिड है इस तरह से। तो अगर हम सारे ऑप्शन देखें तो दूसरे ऑप्शन में हमारे पास क्या था, दूसरे ऑप्शन में हमारे पास ऐसा कंपाउंड था, ये वाला C6H5COCH3 है हमारे पास, ठीक है ना। और उसके साथ क्यू के लिए कौन सा था हमारे पास, C6H5COOH था। ये दोनों टेस्ट को वो शो करता है। तो पी तो हम लोगों का कौन हो गया, पी तो हमारा एसिटोफिनोन हो गया, और जो क्यू है वो कौन हो गया, C6H5COOH, और ये हमारे ऑप्शन सेकंड में था। तो करेक्ट आंसर सेकंड था। तो ये रिएक्शन ऐसी थी जो अगर आपने फेलिंग विलियन वगैरह की जो रिएक्शन दे रखी है वो याद कर रखी तो कर सकते थे। अगला न्यूमेरिकल था जिसमें हमको क्या दिया गया था 73 में, इलेक्ट्रोलाइसिस ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। तो हमको ये दे दिया गया है पर्टिकुलर रिएक्शन में कि जो टाइम है आपके पास वो 10 मिनट है। इस 10 मिनट के टाइम में 600 सेकंड हो गया आपके पास, जिसमें आपका कॉपर जो सल्फेट है वो इलेक्ट्रोलाइज हो जाता है। कॉपर CuSO4 क्या हो जाता है आपका, वो इलेक्ट्रोलाइज हो जाता है। अपन जानते हैं क्या बनाता है, Cu+2 और SO4-2, और ये Cu+2 बाद में क्या बना लेता है, Cu बना लेता है इलेक्ट्रोड पर। मोलर मास ऑफ कॉपर कितना है, 63 ग्राम है पर मोल है। और आपको एक दे रखा है 1 फेराडे की वैल्यू 96487 है ना, कुलाम मोल इनवर्स दे रखी है। तो आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जो इलेक्ट्रोड है उस पर कॉपर कितना डिपोजिट हुआ कैथोड पर, कैथोड पे कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ। तो अपन वो सिंपल सा एक तरीका अपनाएंगे कि हमको जो इस पूरी रिएक्शन में मोलर मास दे रखा है वो कॉपर का मोलर मास दे देंगे हम पहले, फिर करंट कितना है उस करंट को ले लेंगे 1.5 एम्पियर है, उसके बाद टाइम कितना लगा 600 सेकंड लगा हमको वो दे लेते हैं। एन की वैल्यू इस रिएक्शन में हम जानते हैं, कॉपर की वैल्यू कितनी होती है इस पूरी रिएक्शन में, अगर वो Cu से Cu+2 बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, सीधी सी बात है कि 2 वैल्यू तो एन की आ गई, और फेराडे की वैल्यू 96487 है। सबको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 56700 के बाद 19292,974 आएगा, अप्रोक्स 0.2938 आएगा, और इस पूरी रिएक्शन में आंसर जो अपना है 0.938 वो 4 ऑप्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन 4। आप इसको कैलकुलेट करे होंगे तो बिल्कुल इसके पास आ गया होगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन है 74, फंक्शन ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू द फेनिलिन डाइटेस्ट। फेनिलिन डाइटेस्ट कौन देता है, फेनोलिक कंपाउंड देते हैं, सीधी सी बात था, सीधा क्वेश्चन था। आप चाहे तो इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, लेकिन सीधा क्वेश्चन था। अगला जो था अपना 75 में हमसे पूछा गया था कि डीएनए के लिए कौन सी बात सही है, और सारे स्टेटमेंट अलग अलग थे, बस डीएनए का एक ही स्टेटमेंट सही था कि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होने के साथ क्या होता है, कंटेन थाइमिन एज वन ऑफ द 4। थाइमिन बिल्कुल अपन जानते हैं इसमें 4 होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। तो थाइमिन होता है, और थाइमिन के स्थान पर कौन आता है यूरेसिल आरएनए में, तो कौन होता है, थाइमिन होता है। तो 4 ऑप्शन में अच्छा था, यही सही था, अच्छा क्या करेक्ट यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास एक हमको बोला गया है कि भाई 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं
और 4 स्टेटमेंट में कौन से करेक्ट हैं। पहले स्टेटमेंट में हमको कहा गया है कि एक कंपाउंड है जिसमें मोलरिटी है उसकी 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, और वो 75 ग्राम जो होता है बेंजीन से सॉल्यूशन इज the molarity of 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzene solution is 0.566 m। इसको चेक कर लेते हैं हम कि भाई ये बात सही है कि नहीं है। मोल ऑफ एथेनोइक एसिड का क्या होता है, हमने वहां तो उसका ले लिया अपने वेट और नीचे लग लिया हमने मोलिकुलर वेट, तो हमारे पास 2.5 अपॉन 60 किया तो 0.0417 आया, तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट में हो गया। इसको फिर हमने क्या किया, इसका मोलरिटी निकाली तो मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास ये आए हैं और हमारे पास मास दे रखा है वो कितना है 0.075, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 0.556 आ गया जो करेक्ट है भाई साहब, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट था कि द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 4-5 ml ऑफ सॉल्यूशन, वो कितनी 0.278 है। चेक कर लेते हैं, 5 ग्राम अपॉन 40 किया 1.25 मोल्स आ गए किसके, NaOH के। देन हमने मोलरिटी किया तो मोलरिटी में हम मोल्स ले लिए 1.125 और कितनी रखी, वॉल्यूम कितना रखा है 450, तो 0.278 आ गया। तो सेकंड और फर्स्ट दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थे। बाकी जो स्टेटमेंट है वो कैसे हैं, लैंग्वेज वाले हैं। थर्ड था एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल एक्वेटिक वाटर, बिल्कुल सही बात है। द सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इंक्रीज एज द टेम्परेचर डिक्रीज, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ही ऑक्सीजन पानी में ज्यादा घुल जाएगी। दीज आर कोल्ड वाटर कंटेन मोर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, और प्लांट जो भी एक्वेटिक लाइफ है प्लांट या एनिमल वो ऑक्सीजन का बढ़िया भरपूर यूज करेंगे। तीन ऑप्शन सही थे और ये हमको ए बी सी तीनों सही मिल रहे थे सेकंड ऑप्शन में, ठीक है ना। बाकी दो स्टेटमेंट थे जो करेक्ट थे, इनकरेक्ट थे। द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद डिक्रीज प्रेशर, अरे यार ये तो उल्टा हो रहा है। आप देख रहे हो गैस है किसी उसमें उसकी आप सोलिबिलिटी बढ़ाना चाहते हो तो टेम्परेचर क्या करना है, प्रेशर को बढ़ाओ, लेकिन आप प्रेशर जो होगा वो कम कर दोगे तो सोलिबिलिटी तो कम होगी उल्टा, है ना। तो ये ऑप्शन गलत था। एक हमको मोल फ्रैक्शन का दे दिया गया था कि आप किसी जिसकी मोल फ्रैक्शन मालूम कर रहे हो वो बी है तो उसके मोल तो ऊपर आते, तो यहां पर उसके मोल की जगह ए के मोल दे दिए थे और टोटल मोल नीचे दे दिए थे। इस ऑप्शन में अगर वो एन की जगह एन भी देता तब करेक्ट होता, तो ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट थे, इसलिए इसका आंसर कौन सा था, 76 का हमारा टू आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन था 77, और 77 में हमको दिया गया था मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म ए सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेरिवेशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ। अब राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों को बोला गया है कि जो नेगेटिव डेविएशन होता है, डिविएशन, वो लो जो होता है उसके लो के अकॉर्डिंग क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल सा क्वेश्चन था पहला, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, इसकी वजह से होता है, सीधा था, कोई इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है आपको। अगला था हमारे पास 78 पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन हमको बताना था। इसमें हमको दिया गया था एक न्यूमेरिकल जहां पर 298 केल्विन पर बफर सॉल्यूशन है, उसका कंटेंट इक्वल है किसी इक्वेशन में, जिस इक्वेशन में क्या हो रहा है, कोई HX कंपाउंड है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है H प्लस और X माइनस में, ठीक है ना। तो ये कोई एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में 298 केल्विन पर हुआ है, जिसमें क्या है कि जो पर्टिकुलर रिएक्शन है उसमें इस x माइनस का kb, x माइनस का जो kb वैल्यू है वो कितनी है, 10⁻⁻10 है, ठीक है ना। ये हमको दे रखा है इस पूरी इक्वेशन में, और हमसे पूछा जा रहा है कि भाई पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन कितनी होगी। अगर बफर सॉल्यूशन जो है वो कंपाउंड है उसमें वो टूट जाता है, ब्रेक होकर x माइनस बना लेता है, तो क्या कंडीशन होगी। तो हमारे पास इस पूरी इक्वेशन में देखिए हम, फॉर ए बफर कंटेनिंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेंट बेस x माइनस एंड वीक एसिड HX, तो हम देखिए इस पूरी रिएक्शन में क्या है। फर्स्ट हम जो लोगों ने Ka मालूम किया तो हमको मालूम हुआ K फॉर HX यूजिंग Kw इंटू K, हम जानते हैं, इंटू Kb, तो 10⁻⁴ से हमने K निकाला 14/10 तो -4 आ गया। अब Pk वैल्यू मालूम करनी है तो माइनस लोग K कर दिया, 10⁻⁴ का 4 हो जाता है, ये हम जानते हैं। अब pH की वैल्यू करनी है हमें, तो हमके पास जो Pk है वो ले लेते हैं और log x माइनस अपॉन HX ले लेते हैं, ठीक है ना। तो Pk तो हमारे पास 4 रहेगा, ठीक है ना। इस 4 की वैल्यू को यहां कर दिया और हमने देखा कि भैया x माइनस HX, x और दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल है तो ये तो 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, 4 है, तो अपन देखते हैं इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मैंने पूरा डेरिवेशन ही दे रखा है इसमें, तो थर्ड ऑप्शन में इसको आपके सामने था ये सही आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 79 में हमको दिया गया है
कि हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटना था और हमको 4 स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला दिया गया था कि जो 107 का जो एलिमेंट है उसका जो आईयूपीएसी नाम है अननिल सेप्टियम है, वो आपको पर्टिकुलरली मालूम होता है तभी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमको सेकंड में दिया था कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्पीशीज अमंग मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस 2, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम प्लस 3 और एंड आर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम रेस्पेक्टिवली। ये बिल्कुल कोई भी तरह से तुक वाली बात नहीं है भाई। एटॉमिक नंबर 107 का तो आईपीसी नाम अननिल सेप्टियम है, बिल्कुल सही है। लिथियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो डायगोनल रिलेशन करते हैं, सिमिलर साइज के होते हैं, ये भी सही था। एक हमको एक कंपाउंड दे दिया गया था, कौन सा लिगेंड दे दिया गया था और उसके बारे में बोला था कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेज जो होती है +3 होती है, ये भी करेक्ट था। आप निकाल के देखेंगे तो उसको एक ही ऑप्शन ऐसा था हमारे पास जिसमें क्या किया गया था इसने कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्पीशीज अमंग मैग्नीशियम मैग्नी +2, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम +3 आर एल्यूमिनियम। देखो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम +2 में कौन है, मैग्नीशियम +2 है और एल्यूमिनियम +3 में कौन है, एल्यूमिनियम है, तो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है ना। तो अपन जानते हैं कि कोई स्पीशीज से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उसकी साइज कम होती जा रही है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत था। तो इसलिए तो सीधा देख देख के आंसर निकल रहा था, अगर आप पढ़ते तो ये आंसर निकल जाता। फिर भी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, मैंने पूरा दे रखा है, ज्यादा हम रुकेंगे नहीं क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 80, जिसमें हमको बोला गया है कि भाई मेटेलिक कैरेक्टर जो है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सोडियम बेरिलियम फास्फोरस मैग्नीशियम और सिलिकॉन का देना था हम लोगों को, ठीक है ना। सबसे ज्यादा अगर हम इसको देखें तो सबसे कम है फास्फोरस का, देन सिलिकॉन, देन बेरियम, देन मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम। और ये हमको कौन से ऑप्शन में मिल रहा था, पहले ऑप्शन में इसका आंसर था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन था, सीधा स्टेट वाला क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा लंबा रुकने की जरूरत नहीं है। द करेक्ट आईपीएसी नेम ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड, हमको एक कंपाउंड दिया गया था जिसका हमको करेक्ट आईपीएसी नेम देना था। पहले CH3 दिया गया था, देन CH2 दिया गया था, देन उसके बाद CH पर CH2 और उसके बाद इसके पास CH3 दे दिया था, क्लियर। अगली बात थी, तो ये तो हो गया C2H5। अगली बात हमको क्या गया था, यहाँ पर CH2 दे दिया गया था और उसके बाद यहां पर भी एक चेन को डिवाइड करके CH3 दे दिया गया था और CH2 और CH3 था। तो अगर लॉन्ग चेन देख ले हम 1 2 3 4 5 6, तो अगर इधर से भी हम देखें 1 2 3 4 5 6, तो यहां तो 4 आ रहा है, यहां से 1 2 3 4 5 6। तो अगर इस तरह से भी हम लें तो हमारे पास 3 की कंडीशन इसमें ये आ रही थी कि 3 एथिल, उसके बाद 5 मेथिल, 3 एथिल 5 मेथिल, ठीक है। इसके बाद एक CH2 है बीच में भाई, ये CH2 नहीं था, इसमें यहां पर 5 पे कंपाउंड पे था 5 मेथिल, तो ये नहीं है, है ना। तो 3 एथिल 5 मेथिल और कुल कुल कितने इस पे पर्टिकुलरली क्या थे, चेन में कार्बन थे, उस पूरी चेन में कार्बन थे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पे कितना हो जाएगा, एक और था हेप्टेन। तो सीधी सी एक चेन थी जिसमें कार्बन का नंबर 7 था, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और 3 पोजीशन पे C2H5 था और अगला पोजीशन क्या थी, अगली पोजीशन थी 5 पोजीशन पे कौन से था, मैथिल ग्रुप था, 5 पोजीशन पे मैथिल ग्रुप था। तो सीधी सीधी बात है 7 एथिल 5 मेथिल और हेप्टेन हो जाएगा इसका आंसर। तो आईपीएससी नेम इस तरह से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का नेक्स्ट, ये तो आसान क्वेश्चन था। एक ग्राफ बना दिया गया था और उसके अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछा गया था 82। पहले 82 में तो मैच करना है हमको। 82 में क्या कहता है, हम लोगों को कुछ कंपाउंड दे दिए गए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, PtCl2 NH3Cu, CONH3Cl3 NiCl4 और एक दे दिया गया था हमको FeCO5 और पूछा गया था किसकी कौन सी शेप होता है, ज्योमेट्री होता है। पर्टिकुलरली जो एक क्वेश्चन था, हम लोग कितनी प्रैक्टिस करते हैं इनको बनाकर देखते हैं, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसा कोई घुमावदार क्वेश्चन नहीं था जो नहीं है हमें। जैसे हमको दिया गया PtCl2 NH3 इसका स्क्वायर प्लेनर शेप होता है, ठीक है ना। स्क्वायर प्लेनर हमारे थर्ड ऑप्शन में था, तो एक का जो था वो थर्ड में मैच कर रहा था। उसके बाद हमको दिया गया CN3Cl3 और ये अपन जानते हैं ऑक्टाहेड्रल बनाता है, ठीक है ना। जहां पर ऑक्टाहेड्रल कंडीशन इसकी होती है, तो क्योंकि 8 आप देख रहे हैं 6 कंडीशन तो यही हो जाती है इसकी, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसके हिसाब से ही हो जाता है। अगला NiCl4 था, NiCl में टेट्राहेड्रल जानते हैं, बिल्कुल सिंपल बाइक। और CO5 में क्या होता है, ट्राइगोनल जो होता है बाई पिरामिड होता है। तो इसलिए हमको इसमें करेक्ट ऑप्शन मिल रहा था 4, उसमें ही सब सही था, है ना। चलिए 47 क्वेश्चन जो है उसमें 83 क्वेश्चन जो है उसमें एक ग्राफ हमारे सामने ड्रॉ कर दिया था कि एक ग्राफ है,
इस ग्राफ में यहां पर टाइम लिया गया है और यहां पर कंसंट्रेशन ली गई है जो क्या है आर है, ठीक है ना। और ये ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्टेंट यहां पर R0 कंसंट्रेशन है और यहां से ग्राफ डाउन चल रहा है और इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है माइनस स्लोप है भाई इसका, ठीक है। इस ग्राफ में ये किस ऑर्डर की रिएक्शन को शो कर रहा है, जब आप देख रहे हो कि इस इनिशियल जो इसका ऑर्डर जो रिएक्शन है उसमें R0 आ रहा है ना, तो R0 के लिए इसकी जो होता है R0 माइनस KT करते हैं अपन, तो जनरली इसी रिएक्शन में क्या होता है, जहां स्लोप माइनस में जा रहा है वहीं देखकर हमको मालूम पड़ जाता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है वहां से पकड़ लेते हैं हम, तो जीरो ऑर्डर रहती है, R0 से ही पकड़ में आ रहा है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो जीरो है, तो वहां से पकड़ में आ रहा था कि भैया ये क्या हो रहा है, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अपन जानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहाँ कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, वो तो किसी कैटलिस्ट पर डिपेंड कर जाती हैं या किसी अदर फैक्टर पर डिपेंड कर जाती हैं, तो R0 से मालूम पड़ जाता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी, ठीक है। वही ग्राफ में जो उलझ जाता बच्चा तो फंस जाता हो। 84 में अपन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 84 में हम लोगों को कितना दिया कि एक एम्बिडेंट लिगेंड कौन सा होगा, और एम्बिडेंट लिगेंड में हमको ऑप्शन दिया पहला एथिल डाइएमीन टेट्राएसीटेट, ईडीटी है तो होता ही नहीं है एम्फिडेंट। अगला है ऑक्सिलेट, भी नहीं होता है ना। अगला एथिलीन 1,2 डाइएमीन दिया गया ये भी नहीं होता। और एक दिया गया थायोसाइनेट, में साइनेट आता है जहां एक बार तो डोनर कौन होता है नाइट्रोजन, एक बार डोनर कौन होता है कार्बन, तो इसलिए ये कौन सा था थायोसाइनेट, 84 वाले क्वेश्चन में एम्फिडेंटेड था। अच्छा क्वेश्चन था। अगला 85 है जो गिब्स एनर्जी से था, किससे था, गिब्स एनर्जी से क्वेश्चन था, इसको अपन कर लेते हैं रफ। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन था जहां हम लोगों को क्या करना था, गिब्स एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक रिएक्शन थी 2A और इसमें क्या था, ये गैसियस थे और उसकी रिएक्शन किसी बी कंपाउंड से हो रही थी जो भी गैस है, और ये 2D बना रहा था जो भी गैस है, ठीक है। इसमें जो था डेल्टा यू की वैल्यू जो थी वो -10 kg है और एस की है वैल्यू कितनी है -44 जे है जो -44 जे के है, जूल केल इनवर्स है एट टू 98 केल्विन। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद द डेल्टा जी गिब्स एनर्जी मालूम करना था हमको फॉर द रिएक्शन एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन टू 98 केल्विन। तो इस पूरी रिएक्शन में अगर हम देखें तो गिब्स एनर्जी की हमारे पास इक्वेशन होती है डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है ना। हम कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा एच यूजिंग डेल्टा एच डैश में तो क्या होता है डेल्टा यू में टेंटा प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। अब हमको डेल्टा एन जी की अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर, या हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर 2 है, 2 माइनस 2 प्लस 1 हमारे पास -1 डेल्टा एन जी आ जाएगा। डेल्टा एन जी -1 आ गया तो अब हमारे पास अब डेल्टा एच की बात चलती है। डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या दिया गया है, इसमें -10 किलो जूल मोल इनवर्स हमें दे रखा है डेल्टा यू, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या डेल्टा एच निकाल लेते हैं, तो डेल्टा एच इससे भी हम निकाल सकते हैं कि भाई डेल्टा एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे डेल्टा जी ले लेंगे और उसके साथ फिर टी प्लस टी डेल्टा एच इधर जाएगा, तो टी जो है इसके साथ आ जाएगा। अगर हमको डेल्टा एच निकालना है तो ये पूरी वैल्यू इधर आ जाएगी, तो डेल्टा जी जो हमारे पास कितना है किलो जूल मोल इनवर्स है और इसके टी की वैल्यू -1 और ये डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हमको दे रखी है इस क्वेश्चन में 8.314। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा, कैलकुलेट करने के बाद एवरेज आ जाएगा, डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी पॉइंट अप्रोक्स आ जाएगी, सोल्यूशन निकालेंगे 12.48 आ जाएगी। और डेल्टा जी इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो हमारे पास अप्रोक्स डेल्टा जी आ जाएगा कितना 63568, जो हमारे किस ऑप्शन में मिल रहा था, प्लस वाले में मिल रहा था। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस नहीं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और +635 सेकंड ऑप्शन में इसका आंसर करेक्ट था। थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो वो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दे दिया, एक बार डायरेक्ट देख लेना आप इसको, इसलिए बहुत लॉन्ग क्लास हो जाएगी। 86 में हमारे सामने ओजोन मॉलिक्यूल बना दिया गया था, जहां पर इसके 2 लोन पेयर इधर हैं और ये पहला ऑक्सीजन है और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे है, यहाँ पर इसने सिंपल ऑक्सीजन है O-2 वाली कंडीशन है, और ये थर्ड ऑक्सीजन है जिसमें क्या है कि इसने अपने लोन पेयर में से एक लोन पे इधर लगाया है, तो थर्ड ऑक्सीजन है। अब उसने पूछा है कि इन तीनों में किसकी क्या कंडीशन होगी, जो पूरे ऑक्सीजन एटम्स हैं उनमें मेंबर 213 की पोजीशन क्या होगी। अगर 2 की अपन देखें, जो 2 वाला है इसकी तो 0 है, इसने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लगाया, ऑक्सीडेशन स्टेज, ठीक है ना। उसके बाद 1 वाले की पोजीशन क्या है, 1 वाला जो है इसमें 2 वाले का क्या कंडीशन है, +1 आएगी इसकी तो ना 2 वाले की क्या आएगी कंडीशन +1, इसकी तो +1 आएगी, ठीक है ना। और जो अपना सेकंड है 1 वाला इसकी 0 है, ठीक है। और जो थर्ड वाला है उसकी कितनी है -1,
तीनों के हैं, हिसाब से ध्यान रखना, इसका करेक्ट ऑप्शन निकल जाएगा। एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है, इसमें लॉन्ग करने की जरूरत ही नहीं है। ऑक्साइड पर ऑक्साइड, जहां इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लगाया उसकी कितनी है, 0 है। अगला क्वेश्चन था, हमको दिया गया था कि केपी और केसी किस रिएक्शन में इक्वल नहीं है। एक रिएक्शन हमें अलग अलग रिएक्शन दे दी गई, केपी केसी नॉट इक्वल किस रिएक्शन में ऐसा है। और हमारी पहली रिएक्शन जो है वहां हम देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयोडीन मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। तो यहाँ पर केपी और केसी जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, जिसकी वैल्यू क्या आती है, दोनों में अगर निकालते हैं पर 2 - 2 कर देते हैं तो 0 आ जाती है, तो इक्वल है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये बना रहे हैं, यहाँ भी इक्वल है केपी केसी। अगली रिएक्शन है जो हाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, लेकिन 4 मोल इधर है और 2 मोल उधर है, 2 - 4 करेंगे तो -2 बचेंगे, मतलब इक्वल नहीं है। थर्ड ऑप्शन मिल गया। H2O कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड मिलकर H2CO2 बना रहे हैं, यहाँ पर भी 2 - 2 हो जाता है, 2 - 2, तो यहाँ पे केपी केसी क्या इक्वल है। तो एक ही क्वेश्चन हमारी ऐसी थी, अमोनिया वाली थर्ड ऑप्शन में थी, वो क्या है, केपी केसी इक्वल नहीं है। अगली क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें क्या बोल रहा है, वो रेट ऑफ कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जो उसका टेम्परेचर दे रखा है आपको। एक इक्वेशन में हमको बोल रखा है कि भाई जो इंटीग्रेशन है के का वो इक्वल टू किसके है, INA और EA अपॉन RT, यानी एक्टिवेशन एनर्जी दे दी और RT के साथ दे दिया। इस इक्वेशन में हमको उसने पूछा है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज किलो कैलोरी मोल इनवर्स फॉर द रिएक्शन। और हमको क्या किया है इस रिएक्शन में, पर्टिकुलरली इस रिएक्शन में R की वैल्यू दे दी गई है हम लोगों को, और हमसे कैलकुलेट करवा रहा है कि क्या कंडीशन होगी। तो R की वैल्यू है, T की वैल्यू हमारे पास है, E की वैल्यू भी मिल गई है, तो हमने R की मतलब इसमें क्या कर दिया, 4.34 इसकी वैल्यू पुट कर दी, E की वैल्यू 1.25 कर दी, जो हमको दे रखी है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखी है हम लोगों को, ये तो हमारा पूरा सेटअप दे रखा है इसका, सेम वैसी की वैसी। तो हमने इसको किया, तो इसमें किया E अपन RT किया, 1.25 आता है, तो R की वैल्यू अप्रोक्स 1.97 आ जाएगी, करोगे तो आप सोल्व, E की 1.25 के आसपास आ जाएगी, तो ये जो एक्यूरेट ऑप्शन आ जाएगा इसमें, करेक्ट आंसर वो 24.84 आएगा। इसको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, E की वैल्यू 2.84। डायरेक्ट किया है मैंने इसको, एक बार आप पोज करके देख लेना इसको, वरना बहुत लंबा बन जाएगा एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपने पास 89 में क्या है, हम लोगों को एक चेंज ऑफ रिएक्शन है, और चेंज ऑफ रिएक्शन में क्या है हमारे पास अलग अलग कंपाउंड, उसने बोला कि C2H5Cl Z में चेंज हो जाता है, C2H5Cl Z में चेंज हो जाता है, और कोई एक्स कंपाउंड की प्रेजेंस में ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको एक्स और जेड मालूम करना है वो कौन है, ठीक है। अगली रिएक्शन जो है उसमें ये बोल रहा है कि आपके पास एक कंपाउंड है C2H5CONH2, तो रिक्वेस्ट रिएक्शन है अपने पास C2H5Cl Z में चेंज होता है, और एक रिएक्शन हमारे पास सेकंड है कि C2H5NH2 ब्रोमीन और NOH की प्रेजेंस में Y में चेंज हो जाता है, Y इस Y में, और ये Y जो होता है ये Y में चेंज हो जाता है, और ये Y क्या होता है CaCl3 और इथेनॉल की प्रेजेंस में, इथेनॉलिक OH की प्रेजेंस में Z में चेंज हो जाता है। तो अब पूरी रिएक्शन को अपन देखें, पूरी रिएक्शन को अपन देखें तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो X है हम लोगों का वो तो क्या बनेगा, X कौन होगा, AgCN होगा, यहाँ पर X कौन होगा, AgCN होगा, और Z कौन होगा, C2H5NC होगा, कौन होगा, C2H5NC होगा। तो इस पूरी रिएक्शन को अगर अपन देखें तो पर्टिकुलरली जो हमारे पास जो भी X मिलेगा वो इस रिएक्शन में देखें हम लोग, द सेकंड रिएक्शन इज द कार्बिल-एमीन रिएक्शन, जहां आइसोसाइनेट टेस्ट करते हैं हम लोग, प्रोड्यूस ए फुल स्मेलिंग होती है, CH5NH2 रिएक्ट टू फॉर्म, CH5NH2 रिएक्ट टू फॉर्म आइसोसाइनेट, तो CH5NC बन जाता है, और C2H जो होता है वो Z के फॉर्म में काम करता है। तो Z तो अपना कौन है इस रिएक्शन में, NC है, और ये कौन है, AgCN है। तो ये हमको किस ऑप्शन में मिल रहा था, ये अपन को मिल रहा था ऑप्शन नंबर 4 में। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, अगर पूरी रिएक्शन देखेंगे तो मिल जाएगा इसको। अगला क्वेश्चन था हमें जिसमें मैच कराने थे हमको, लास्ट क्वेश्चन था 90 क्वेश्चन, हमको कुछ कंपाउंड दिए गए थे, आइसोमरिज्म था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आइसोमरिज्म से क्वेश्चन था, ठीक है ना। हमको PTNH3Cl2 दिया गया, और वो हम जानते हैं कि ये पर्टिकुलरली कौन सी आइसोमरिज्म शो करता है, ज्योमेट्रिकल करता है, और ज्योमेट्रिकल हमारे थर्ड ऑप्शन में थी, तो एक का तो थर्ड करेक्ट था। अगला दिया गया था हमको कौन, CONEN3, तो एथिलीन डाइमीन वाला क्वेश्चन था, ऑप्टिकल करता है, अपन जानते हैं ये ऑप्टिकल होता है, तो इसका बी का फर्स्ट सही था। अगला हमको दिया गया था CONH3 5NO2Cl2, अब NO2Cl2 होता है ये बंधनी समवेता करते हैं, लिंकेज आइसोमरिज्म शो करते हैं, तो सी का होता है 4। और लास्ट हमको दिया गया था कौन, क्रोमियम H2O6Cl3, तो ये अपन जानते हैं कि ये पर्टिकुलरली सॉल्वेट शो करता है, तो इस तरह से हम लोगों का इसमें करेक्ट आंसर आया था 3। क्लियर, तो ये क्वेश्चन सिंपल था। तो बच्चों इस तरह से
हमारे ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन थे और मैंने जितना भी एक्सप्लेनेशन दे सकता था मैंने आपको देकर इसके सारे के आंसर मैंने बतला दिए आप लोगों को। होपफुली आप लोग ये लेक्चर को देने की वजह थी कि केमिस्ट्री की जितने भी एक्सप्लेनेशन थे क्वेश्चन के रिलेटेड जितना भी मैं दे सकता था, है ना, पूरे पोर्शन का वो मैंने आपको सोल्व करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस को मैंने भी थोड़ा सा पास किया ताकि टाइम लंबा ना खींचे, तो उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ दे दिया था। तो उम्मीद है कि केमिस्ट्री का जो पेपर है, इस पेपर में 45 क्वेश्चन थे और 45 में से 35 क्वेश्चन तो ऐसे थे बच्चे कर सकेंगे। वो 10 क्वेश्चन है, बायो में 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन, ये डिसाइड करेंगे कि जो बच्चे की रैंक बनेगी वो किस तरह की बनेगी। क्लियर? तो आपको बेस्ट विशेष आपके रिजल्ट के लिए। उम्मीद है कि आपने अच्छा किया होगा। अपने आंसर चेक कीजिएगा, सारे आंसर एक करेक्ट है, इनमें से कोई सा भी आंसर ऐसा नहीं जिसका कोई दूसरा आंसर निकल जाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। गुड डे एंड गुड बाय।